हेलो फ्रेंड्स, अब आपके मई 24 में सीए फाइनल का अटेम्प्ट फिर से आ गया। ये क्या, मई 24 में अटेम्प्ट का एक स्पेशल फीचर है। ये फीचर क्या है कि मई 24 में आपका न्यू कोर्स है। इंस्टीट्यूट ने बोथ ग्रुप्स में से एक एक सब्जेक्ट हटा दिया। अब अगर ये सब्जेक्ट हटाया है तो इसका कंपेंसेशन इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं से ले लेगा। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि अब पेपर का लेवल जो है थोड़ा सा अच्छा आने की उम्मीद है, मींस थोड़ा सा हार्ड आएगा। और एएफएम का पेपर जो पहले आपका एसएफएम हुआ करता था, उसकी तो इंडिकेशन नवंबर 21 से चली आ रही। एक पैटर्न इंस्टीट्यूट सजेस्ट कर रहा है नवंबर 21 से। ये मैंने पास वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। वो पैटर्न क्या है? इंस्टीट्यूट मटेरियल के क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर रहा है। मींस जो मटेरियल के क्वेश्चंस हैं उनमें कुछ चेंजेस लेके पेपर में दे रहा है। वो क्या मॉडिफिकेशंस हैं? पहली मॉडिफिकेशन तो ये कि क्वेश्चन ही उल्टा कर दिया। मींस इंफॉर्मेशन को आस्क बना दिया और आस्क को इंफॉर्मेशन बना दिया। मटेरियल के अंदर, इंस्टीट्यूट के मटेरियल के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, पेपर के क्वेश्चन के अंदर उसको आस्क बना दिया, और मटेरियल के अंदर जो आस्क है पेपर के क्वेश्चन के अंदर उसको इंफॉर्मेशन बना दी। और ये जो है कुछ छोटे चैप्टर में नहीं किया हुआ है, जो टिपिकल बड़े चैप्टर थे जैसे डेरिवेटिव है उसके अंदर ये क्वेश्चन में किया है नवंबर 21 में। और डेरिवेटिव का भी कौन सा पोर्शन? जो हेज थ्रू इंडेक्स फ्यूचर्स वाला है। पहली बात तो यहां तक आते आते स्टूडेंट का स्टेमिना खत्म हो जाता है और यहां के ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते नहीं। तो एज इट इज भी अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाए वो भी बड़ा बेयरली हैंडल होता है। और अगर इस टॉपिक के अंदर अगर मॉडिफिकेशंस आ जाएं और क्रिएटिविटी इंस्टीट्यूट यूज कर दे तो बड़ा टाइम लगता है इसको हैंडल करने में। स्टूडेंट्स को चलिए, जब फैकल्टीज को ये क्वेश्चन समझ आना मुश्किल हो गया। देखिए, डेरिवेटिव के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए थोड़ा मेंटल स्ट्रक्चर चाहिए, थोड़ा अडेप्टेबिलिटी चाहिए। हमने एक स्ट्रक्चर बना रखा है। उस स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप जो है आप इंफॉर्मेशन फिक्स करेंगे, पुट करेंगे, तो मिसिंग पोर्शन निकल आएगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट डिमांड क्या कर रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्या मिसिंग है और क्या इंफॉर्मेशन है। तो इससे थोड़ा सा क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होना थोड़ा आसान हो जाता है और पेपर में जल्दी अटेम्प्ट हो जाता है। तो पहली मॉडिफिकेशन तो ये कि क्वेश्चन ही उल्टा कर दिया। दूसरी मॉडिफिकेशन ये हुई कि इंफॉर्मेशन तो सेम है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल की इंफॉर्मेशन और पेपर के क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन सेम है, बट आस्क बदल दी। और ऐसा नवंबर 23 में फॉरेक्स के अंदर जो हेज थ्रू करेंसी ऑप्शन है उसके अंदर किया कि इंफॉर्मेशन तो मटेरियल के क्वेश्चन की और पेपर के क्वेश्चन की सेम है, बट आस्क बदल दी। मटेरियल के क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ये पूछा कि फॉरवर्ड मार्केट हेज, मनी मार्केट हेज और हेज थ्रू करेंसी ऑप्शंस के अंदर कौन सा बेटर है। बट पेपर के क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ये पूछा कि कॉल से अगर हेज करते हैं तब क्या होगा, कॉल बाय करते हैं तब क्या होगा, पुट सेल करते हैं तब क्या होगा, एंड कॉल सेल एंड पुट, कॉल बाय एंड पुट सेल दोनों करते हैं तब क्या होगा। डिफिकल्ट नहीं है, बट सडन चेंज कर दिया पेपर के अंदर, और ये पहले पढ़ा नहीं हुआ, इंस्टीट्यूट के मटेरियल के अंदर कभी था नहीं। तो ऐसे टिपिकल क्वेश्चन बेयरली हम जो है पेपर में लेके जाते हैं कि इसी तरीके से आ जाए तो हम हैंडल कर लेंगे। बट अगर चेंजेस हो रहे हैं तो उस चेंज को अडेप्ट करने के लिए, उसको अटेम्प्ट करने के लिए एक टेम्परामेंट चाहिए। अगर सिर्फ रिसीट्स एंड पेमेंट्स पर ध्यान दिया होता, प्रीमियम के ऊपर एंड ड्यू डेट पे रिसीट्स के ऊपर ध्यान दिया होता, पेमेंट्स के ऊपर ध्यान दिया होता, तो ये हो जाता। बट क्या है कि जो ना ऐसे धप्पे जब आ जाते हैं, धप्पा जब इंस्टीट्यूट कर देता है
तो इनको हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। वो किस तरीके से आपने सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पेपर को किस तरह से, पेपर में ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह से हैंडल करते हैं। थर्ड मॉडिफिकेशन क्या है कि मटेरियल के अंदर एक फॉर्मेट है, टेबुलर फॉर्म एंड पैराग्राफ, और पेपर के अंदर क्या किया, पैराग्राफ के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी वो स्लाइड चेंजेस के साथ पेपर टेबल के अंदर मर्ज कर दी। अब उससे हुआ ये क्या कि क्वेश्चन को विजुअलाइज करना मुश्किल हो गया कि क्या चेंज है क्वेश्चन के अंदर, और ये हुआ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर जो आर्बिट्रेज प्राइस थ्योरी का क्वेश्चन है उसके ऊपर। और ये टॉपिक तो ऐसा टॉपिक है कि जिसके सारे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, चाहे फास्ट ट्रैक बैच ले रहे हो चाहे रेगुलर बैच ले रहे हो, इसके सारे क्वेश्चंस चाहिए, तब जाके ये कंसेप्ट का थोड़ा सा बेसिकली हाथ में आता है। एंड स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि उन्होंने कहीं से सुना है कि ये क्वेश्चन गलत आया हुआ है। मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है एंड स्टूडेंट्स के साथ मैंने डिस्कस किया है, क्वेश्चन गलत नहीं है। थोड़ा सा अगर जो है उसको थोड़ा सा लैंडस्केप की जगह पोर्ट्रेट फॉर्म में देखा जाए तो आपको नजर आ जाएगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ ये क्वेश्चन सही था। तो देखिए क्या कि और नवंबर 22 के अंदर, पहली बात तो नवंबर 23 के क्वेश्चंस के अंदर ही एक ही पेपर के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस के अंदर मॉडिफिकेशंस थी, तो ये चेंजेस के साथ पेपर आ रखे। नवंबर 22 के पेपर के अंदर एक इंस्टीट्यूट ने डॉज किया है। हम फॉरेक्स डेरिवेटिव पोर्टफोलियो जैसे चैप्टर को हम पढ़ के जाते हैं और हम तैयार होते हैं कि अगर डिफिकल्ट टॉपिक जो है हम पहले से प्रिपेयर्ड हैं, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग या जो है फॉरेक्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन एंड आपका जो है इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज एंड आपका जो है बड़े टॉपिक्स हैं जिनके अंदर से क्वेश्चन आते हैं, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दीज थिंग्स। बट डॉजिंग क्या हो गई नवंबर 22 के अंदर कि बड़े बड़े टॉपिक्स के अंदर से जो पेपर तो दे दिया, क्वेश्चन तो बना दिए, बट क्वेश्चंस उन स्पेसिफिक डिफिकल्ट टॉपिक्स में से नहीं बनाए, जनरल क्वेश्चंस बना दिए। जैसे फॉरेक्स के अंदर हमने जो है आपका फॉरवर्ड मार्केट हेज है, मनी मार्केट हेज, इंटरेस्ट रेट पैरिटी, फिशर इफेक्ट, इन्फ्लेशन का इफेक्ट, ठीक है, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। बट पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि ये रेट्स हैं, स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट्स, अगर इतने डॉलर चाहिए तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, और अगर इतने रुपए हैं तो उनसे कितने डॉलर आ जाएंगे। तो ये जो है कोटेशंस की अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन था। तो पहली बात तो यही समझने में टाइम लग जाता है कि ये इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है, क्या वही क्वेश्चन पूछ रहा है जो मुझे समझ आ रही है या कुछ और ही पूछ रहा है, कोई हिडन आज तो नहीं। तो इन क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए, कॉन्फिडेंटली हैंडल करने के लिए पढ़ा किस तरीके से है वो मैटर करता है। तो इन चीजों को कंसिडर करते हुए मैंने एक मेंटरशिप प्रोग्राम डिजाइन किया है, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पास्ट में सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, अटेम्प्ट नहीं दे पाए फॉर एनी रीजन, या जिन्होंने पास्ट में अटेम्प्ट दिए हुए हैं बट वो सक्सेस नहीं अचीव कर पाए, या जिन्होंने पास्ट में अटेम्प्ट्स दे के बीच में गैप दे दिए एंड वो न्यू कोर्स में री एंटर कर रहे हैं सीए फाइनल के अंदर। देखिए क्या है कि जो ना पर्पस क्या है हमारा इस मेंटरशिप प्रोग्राम का, हमारा पर्पस ये है कि हम इस सब्जेक्ट का पूरा पोटेंशियल अचीव कर लें। और देखिए क्या है कि एसएफएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप 75 मार्क्स आराम से ग्रैब कर सकते हैं, और अगर एसएफएम के अंदर 75 मार्क्स आ जाए तो बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर बफर मिल जाता है एंड बाकी सब्जेक्ट्स को क्लियर करना आसान है ताकि हमारा ग्रुप निकल जाए। और देखिए क्या है कि ना सीए फाइनल के अंदर अगर हम कह रहे हैं कि 75 मार्क्स ले आए तो इट्स नॉट अ जोक। तो इसका मतलब क्या है कि स्पेसिफिक तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि हम ये अपना टारगेट अचीव कर पाएं। देखिए क्या होता है जो ना, एक सब्जेक्ट के अंदर अगर मार्क्स लेकर आने हैं तो 3 एस्पेक्ट्स को प्रॉपरली ध्यान देना। एक तो आप कंसेप्ट किस तरह से पढ़ रहे हैं, एंड क्वेश्चंस की कवरेज क्या है, रिवीजन किस तरह से हो रहा है, लास्ट डे सब्जेक्ट कैसे हैंडल हो रहा है, एंड पेपर में आप अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं, राइट। रिवीजन में कितना टाइम लगेगा
वो डिपेंड करता है कि आपने पढ़ा कैसे हुआ है, आपने कंसेप्ट कैसे पढ़े हैं उसके अंदर। देखिए क्या होता है, जब आप कंसेप्ट पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो दैट इज कंसेप्ट मैनेजमेंट, सब्जेक्ट की मैनेजमेंट। जब आप रिवीजन करते हैं तो दैट इज टाइम मैनेजमेंट। रिवीजन में कितना टाइम लगेगा वो डिपेंड करता है कि आपने कंसेप्ट किस तरह से पढ़े हैं। एंड जब आप पेपर में बैठते हैं तो दैट इज कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट अलॉन्ग विद टाइम मैनेजमेंट। देखिए क्या होता है, जो ना रेगुलर बैच में जब पढ़ाई हम करते हैं तो स्टूडेंट्स का एएफएम जैसे सब्जेक्ट के अंदर एक थोड़ा सा चार्म होता है विद रिस्पेक्ट टू मार्केट। एंड देखिए क्या है कि जो है वो फैंटेसी एंड वो नीड आई कैन फुलफिल बिकॉज मेरा 20-25 ईयर्स का स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस है। एंड सिंस 2008 आई एम इनटू करेंसी ट्रेडिंग, and since 2016-17 I am into crypto trading, and from last 8 to 10 years I have experience of treasury consultancy। देखिए क्या है जो ना आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन ओरिएंटेड अप्रोच, यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, एक एग्जामिनेशन ओरिएंटेड अप्रोच हमारी रहे कंसेप्ट्स के ऊपर, सो दैट हमारा टारगेट अचीव हो जाए। एंड कंसेप्ट्स किस तरह से पढ़ें, देखिए क्या है ना, जब रेगुलर बैच होता है तो कंसेप्ट्स के बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद क्वेश्चंस के साथ हम कंसेप्ट्स को बिल्टअप करते हैं। बट अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इतना रिक्वायर्ड भी नहीं। आप लोगों ने पहले सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको कुछ याद है। 3-4 महीने पहले भी अगर सब्जेक्ट पढ़ा जाता है तो उसके बाद दोबारा अगर पढ़ा जाए तो जीरो से स्टार्टिंग होती है। बट द पॉइंट इज दिस कि कंसेप्ट इस तरीके से पढ़े जाएं कि जितने ट्विस्ट पेपर के अंदर आए हुए हैं वो एग्जांपल्स के साथ पहले ही पढ़ ले। देखिए होता है कि एक क्वेश्चन के अंदर एक ट्विस्ट होता है, तो सिर्फ इस ट्विस्ट को देखने के लिए पूरा अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा बढ़ जाएंगे और टाइम ज्यादा लगेगा पर क्वेश्चन के अंदर। तो कंसेप्ट को इस तरह से पढ़ा जाए कि पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट एक शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर हो जाए, एंड जितने ट्विस्ट हैं वो एग्जांपल्स के साथ अगर हम कर लें तो जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे तो क्वेश्चंस के साथ क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट जब आएगा तो हमें पहले से ही पता है कि इसको हैंडल कैसे करना है। बिसाइड्स दैट देखिए क्या होता है ना, चैप्टर्स को कैटेगराइज करें। जैसे मर्जर जैसा चैप्टर है, उसके अंदर क्या है कि 4 कैटेगरीज हैं। पहला बेसिक, उसके अंदर आपका एमपीएस, ईपीएस, पीई रेशो के बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चन है। दूसरा आपका ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर एंड आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम रेशो का कंसेप्ट है। थर्ड आपका वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस है। एंड फोर्थ आपका लेवरेज बायोट एंड मैनेजमेंट बायोट है, जो इग्नोर कर दिया जाता है। इसका प्रैक्टिकल पोर्शन भी है, आपके आरटीपीस के अंदर है। बट होता क्या है कि फर्स्ट पार्ट के बेसिक क्वेश्चंस की तरह ज्यादा कर लिए जाते हैं कि सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट या लास्ट पार्ट तक आते आते स्टेमिना खत्म हो जाता है और वो थोड़ा सा नेग्लेक्ट हो जाता है। जो रेलिवेंट क्वेश्चंस है वो होते नहीं। तो बेसिक क्वेश्चंस को जितना रिक्वायर्ड है उतना ही फोकस देते हुए जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के अंदर, उनकी कवरेज जरूरी है। जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं, जिनमें ट्विस्ट हैं, जिनमें क्रिएटिविटी है, उन क्वेश्चंस को मैक्सिमम आपने कवरेज करनी। तो क्वेश्चंस की कवरेज भी है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी है। थर्ड पार्ट जो मेन है वो मॉक टेस्ट का है। क्या होता है कि जो ना पेपर में किस तरीके से बैठना है, पहले घंटे में क्या करना है, स्टार्टिंग के 15 मिनट्स को किस तरह से यूज करना है, एंड बाद के 2 घंटे में क्या करना है, ये सब आपने देखना है। मॉक टेस्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कि पेपर सिचुएशन उसको किस तरह से हैंडल करना है। दूसरा, एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर आपका कॉन्फिडेंस लाएगा। 2 क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट होगा, बट उसकी प्लेसमेंट ऐसे कर देगा कि जो बाकी क्वेश्चन आते भी होंगे उनमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, डबल माइंडेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेपर खराब हो जाता है। अब क्या होता है कि जो ना जहां से आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, अगर वही उसी फैकल्टी से अगर आप मॉक टेस्ट लेके देते हैं तो होता यह है कि चैलेंज कहां प्लेस करना है क्वेश्चन के अंदर वो फैकल्टी को पता है। एंड एक फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आता। देखिए क्या होता है जो ना
मेरे अपने स्टूडेंट्स के साथ ही मेरा फीडबैक रहा है कि स्टूडेंट्स ने मॉक टेस्ट किसी सीरीज के साथ दिए हैं, इट्स वेल एंड गुड, बट एएफएम के अंदर क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि पास्ट क्वेश्चंस की कंपाइल करके कोई मॉक टेस्ट इन्होंने दिया एंड 88-85 मार्क्स आए हुए हैं, तो एक फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया। बट एक सरप्राइजिंग चैलेंज कैसे फेस करना है वो नहीं पता है। तो वो फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जब आया तो सब्जेक्ट को एक क्या नाम है इग्नोर करके पेपर में गए एंड पेपर में जो है मर्जर के क्वेश्चन के अंदर स्वैप रेशो नहीं निकली। तो इट्स बेटर कि जो है आप मेरे ही मॉक टेस्ट दें, तो उससे होगा क्या कि मुझे पता है कि कौन से क्वेश्चंस के अंदर मैंने पेपर अगर बनाना है तो कहां पर चैलेंज प्लेस करना है और कैसे चैलेंज को हैंडल करना है। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चंस की कवरेज एंड मॉक टेस्ट, अगर हम ये तीनों ठीक से हैंडल कर लें तो हमारे जो है जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो हमारा अचीव होता है। एंड दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड एंड आई एम डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट 4 years। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के 75, 80, 85 मार्क्स आए हैं एंड वन ऑफ माई स्टार स्टूडेंट जिन्होंने पास्ट में काफ़ी मतलब सक्सेस टेस्ट नहीं कर पाए, बट नवंबर 20 में ही गॉट 97 मार्क्स इन एसएफएम, जो अब एएफएम हो गया। तो आउट ऑफ दिस एक्सपीरियंस आई एम मोटिवेटेड टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विद अदर स्टूडेंट्स। पर देखिए क्या है ना कि जब पर्सनली स्टूडेंट्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट एंड लॉट्स ऑफ टाइम। तो आई कैन डू दिस विद ओनली स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इट विल बी बेटर कि ये अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली है इसको टाइमली हम ग्रैब कर लें, सो दैट जो हमारे पास अवेलेबल 4 months हैं उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज करके अपना जो ऑब्जेक्टिव हमारा है 75 मार्क्स हम एसएफएम एएफएम के अंदर लेकर आएँ, ताकि हमारा जो है ग्रुप निकले। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एक ही ग्रुप रहता है, जिसकी वजह से जो है हमारी डिग्री ड्रैग कर रही है, या जो दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं। तो एएफएम के अंदर हम ऐसा एक बफर बिल्टअप कर लें कि हमारे बाकी सब्जेक्ट्स में सपोर्ट करे एंड हमारा ग्रुप निकले। साइड देखिए क्या है कि ना, स्टूडेंट्स के साथ जब हमारी बातें होती हैं तो जो अपनी मिस्टेक्स हैं वो हमसे डिस्कस करते हैं एंड उनको लगता है कि उनकी मिस्टेक्स नई मिस्टेक्स हैं, ऐसे मिस्टेक्स किसी और ने की नहीं होगी। देखिए मिस्टेक्स हर कोई करता है, हमने भी की, बट उन मिस्टेक्स को ओवरकम करके वी हैव टेस्टेड सक्सेस। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो पास में वही मिस्टेक्स करते आ रहे हैं। तो आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो नॉर्मल मिस्टेक्स हैं और राइट सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन से वो सारी मिस्टेक्स को ओवरकम करके आप भी जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव वो पूरा कर सकते हैं। तो व्हाट यू नीड इज टू हैव अ प्रॉपर कन्वर्सेशन विद अ प्रॉपर पर्सन। यू कैन डिस्कस योर थिंग्स विद मी एंड आपके एफर्ट को राइट डायरेक्शन देके एक डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव हम अचीव करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू टू सरेंडर योर ऑनेस्ट एफर्ट टू मी and I will convert that honest effort into desired result. तो take your time and इस opportunity का फायदा उठाएं, so that नए कोर्स के अंदर हम अपना ग्रुप निकालें एंड मार्केट में विद प्रॉपर डिग्री मार्केट में आए। थैंक यू।